स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों आ जाइए सभी लोग और बता दीजिए कि आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है। सभी लोग बता देंगे, सारे लोग बता देंगे कि आवाज हमारी आप तक पहुंच पा रही है, तो शेयर कर देंगे सभी लोग अपने सभी सेशन को। इस सेशन को सारे लोग शेयर कर देंगे। आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए और बता देना कि क्लास स्टार्ट है भैया, सभी लोग आ जाओ, है ना। सारे लोग ज्वाइन कर लो, क्लास आपकी स्टार्ट है। देखो सबसे पहले तो आपको ये बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज। आप लोग यूनिट 3 कंप्लीट करोगे और 4 भी कंप्लीट कर सकते हो 3 के साथ साथ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को और धुआं कर देंगे पूरी क्लास को। चलिए भाई सबसे पहले तो हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट और फिर क्लास को करते हैं धुआं, है ना। सारे लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें संख्याओं के बारे में ज्ञात करेंगे। अगर हम आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में बात करें, प्राकृत संख्या क्या क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए। कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं होती है तो सभी लोग कमेंट में छाप देना, है ना। प्राकृत संख्याएं सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो प्राकृत संख्याओं के बारे में ना जानता हो। हर कोई जानता होगा प्राकृत संख्याएं, है ना, यानी जिन संख्याओं से हम किसी चीज की गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, है ना, इस प्रकार से 6 7 अनंत तक, ये आपकी क्या होती है प्राकृत संख्याएं होती है ना। जिन संख्याओं से हम किसी चीज की गिनती वगैरह करें वो आपकी क्या होती है प्राकृत संख्याएं। तो जो आपके सामने संख्याएं लिखी हैं इन संख्याओं को क्या कहते हैं प्राकृत संख्याएं कहते हैं। सारे लोग जानते भी हैं और जो नहीं जानता है वो जान ले कि प्राकृत संख्याएं किन्हें कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो प्राकृत संख्या आपकी क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक। अगर दोस्त हम यहीं पर बात करते हैं पूर्ण प्राकृत संख्याओं की, तो आप आंसर क्या करेंगे, पूर्ण प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। पूर्ण प्राकृत संख्याओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी होती हैं, तो इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 0 और लगा देते हैं 1 2 3 4, है ना, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक सिर्फ 0 और लग जाता है इन्हीं प्राकृत संख्याओं में। जो पूर्ण प्राकृत संख्याएं होती हैं इन्हीं संख्याओं में सिर्फ 0 और लगा लिया जाता है, तो आपकी क्या हो जाती है पूर्ण प्राकृत संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आपसे अगर पूछा जाए तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी प्राकृत और पूर्ण प्राकृत में। अगर आपसे पूछे जाएंगी तो आप आसानी से कर देंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, आप आसानी से कर देंगे। जब 0 और लग जाता है तो आपके हो जाते हैं पूर्ण प्राकृत संख्या। अगर सर यहाँ पर आपसे पूछा जाए सम संख्याएं क्या होती है, अगर सम संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे दोस्त, सभी लोग बताइए। अगर सम संख्याओं के बारे में पूछा जाए, है ना, तो आप आंसर क्या करेंगे, तो आप कह देंगे सर जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है, अगर संख्या 2 से डिवाइडेबल है तो वो आपकी क्या होगी सम होगी। जिन संख्याओं में 2 से भाग ना जाए वो आपकी क्या होगी सर विषम होगी। तो इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, जिसमें 2 से भाग चला जाए वो सम संख्या और जिसमें 2 से भाग ना जाए वो आपकी विषम संख्या। तो इस चीज को सभी लोगों को याद रखना है कि सम और विषम क्या होता है। हर कोई याद रखेगा सम और विषम में फर्क क्या, ठीक है, हर किसी को पता होना चाहिए। तो भैया सम और विषम 2 से जो डिवाइड हो जाए, यानी 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 10 हो गया 12 हो गया 14 हो गया, इसी प्रकार से ये आपकी सम संख्याएं होती है ना। जो 2 से डिवाइडेबल है वो सारी क्या है सम संख्याएं। किसी को भी एग्जाम में बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अगर सम विषम को लेकर कोई चीज आपसे पूछी जाए हर कोई आंसर को सही करेगा। अगर यहाँ पर आपसे अभी हमने आपको बताया विषम संख्याओं के बारे में, अगर आपसे सर विषम संख्या को लेकर के कोई चीज पूछ ली जाए कि सर जी ये बताइए विषम संख्या क्या होती है, तो आप आंसर किस प्रकार से बताएंगे। अगर विषम संख्या के बारे में बात कर दी जाए तो भी आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे जो 2 से ना डिवाइड हो, यानी कि 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9 हो गया 11 हो गया 13 हो गया 15 हो गया, इस प्रकार से आपकी इनफाइनाइट तक ये भी होती हैं जो कि आपकी होती है विषम संख्याएं। 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब क्या है आपकी विषम संख्याएं हैं
जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हर कोई इसको कर पाए, ठीक है। कोई भी एग्जाम में गलती नहीं करेगा। अगर आपसे विषम संख्या पूछ ली जाए तो हर किसी का एग्जाम में सही होना चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? देखो आपको सबसे पहले भाज्य संख्या का एक तरीका बताते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है हम आपको बताते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से डिवाइड हो जाए, वो क्या होती है सर? भाज्य संख्या होती है। आपको याद रखना है जो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से डिवाइड हो। जैसे सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या कभी आपसे पूछी जाए तो 4 होती है। सबसे ये छोटी भाज्य संख्या है 4। 4 के बाद में सर आपकी 6 आती है, 6 के बाद में आपकी 8 आती है, 9 भी आती है भाज्य संख्या के अंतर्गत। अब आप देखेंगे 9 आपकी विषम संख्या है लेकिन आपकी भाज्य के अंतर्गत आती है ना। 12 आती है, 15 भी आती है, 15 के पहले 14 भी आता है। क्या आता है? 14, 15 आता है, इस प्रकार का, ठीक है। अब देखो जो संख्या कम से कम 3 अंकों से, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से भी डिवाइड, ये देखो 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 6 से भी डिवाइड, 1 से भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड, 4 से भी डिवाइड, 8 से भी डिवाइड, 1 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 9 से डिवाइड, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, यानी कि जो कम से कम जो संख्या 3 अंकों से डिवाइड हो जाए वो आपकी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अब अगर सर हम अभाज्य की बात करें, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो संख्या सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे। किससे कटे? जो संख्या सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब जो आप कहेंगे सर सबसे छोटी 1 है, कई लोग 1 समझ लेते, 1 अभाज्य नहीं होते। 1 तो 1 से ही कट रहा है, यानी खुद से ही कट रहा, 1 से 1 यानी कि खुद ही है। अब आप इसलिए 1 को नहीं करते हैं। आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाती है तो आप आंसर क्या करते हैं? 2 करते हैं। अगर सबसे छोटी भाज्य पूछी जाती है तो आंसर क्या करते हैं? 4 करते हैं। तो यहां पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम में। सबसे छोटी भाज्य पूछी जाए तो 4, सबसे छोटी अभाज्य पूछी जाए तो 2। इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब 2 हो गई, इसके बाद 3 हो जाएगी, इसके बाद 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8, 9, 10, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगी, 31 हो जाएगी। इस प्रकार से चलती जाएंगी, है ना, इनफाइनाइट तक। तो अब आप देखेंगे ये सिर्फ 1 से डिवाइड और 2 से ही डिवाइड है। ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगी, 3 से ही होगी। ये सिर्फ 1 से ही होगी, 5 से ही होगी। ये सिर्फ 1 से ही होगी, 7 से ही होगी। 1 से ही होगी, 11 से ही होगी। यानी जो 1 से ही डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, वो आपकी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ। हमने आपको बताया प्राकृत संख्याएं, पूर्ण प्राकृत बताई, सम बताई, विषम बताई, भाज्य बताई, अभाज्य बताई। अभी हमने आपको 6 संख्याओं के बारे में बताया और सभी को क्लियर भी हुआ होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में हों, जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में होती हैं वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब सर जी हम अगर यहां पर लिख दें, जैसे हम लिख दें 5, 2, 7, 8, है ना, 1/5, 2/4, √4, √9, इस प्रकार से ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। काय के फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में है। अगर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय संख्या है। अगर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट में 4 लिखा था तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। अगर रूट में हम 5 लिख देते तो ये परिमेय संख्या नहीं थी, अपरिमेय, क्योंकि पूर्ण वर्ग लिखा होना चाहिए। इस चीज को याद रखना सभी लोग। जैसे रूट में 4, रूट में 9 लिखे, रूट में 16 लिख दें या रूट में 25 लिख दें तो 5 पंचे 25, यानी पूर्ण वर्ग संख्या। जो संख्या किसी का वर्ग हो, ऐसी संख्या रूट के अंदर है तो वो क्या है?
परिमेय है, और अगर ऐसी संख्या रूट के अंदर है जो किसी का वर्ग नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे हम लोग चलेंगे किस पे? अपरिमेय संख्या पर। कहां पे चलेंगे सर? अपरिमेय संख्या पर चलेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इस चीज को हम लोग जानेंगे। अपरिमेय संख्या जो संख्याएं p अपान q के फॉर्म में नहीं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे सर जी हम लिख दें √2, √5, √8, √12, √7, इस प्रकार से अगर हम लिख दें तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे और बनता है कि क्या पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है? क्या पाई अपरिमेय संख्या होती है? तो आप कहेंगे जी हाँ, अपरिमेय संख्या होती है पाई। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। सभी को याद रखना है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सभी लोग बताइए, है ना। और अपने सभी दोस्तों को बुलाइए, क्योंकि क्लास जो है वो धुआं धुआं हो जाएगी। कैसे हो जाएगी क्लास? धुआं धुआं हो जाएगी अगर आप अपने सभी दोस्तों को बुला लेंगे। तो बताइए किसी को कोई भी दिक्कत हो? आंसर कितना आ गया? पाई जो है कैसी है? अपरिमेय संख्या है। इतना सभी को क्लियर हुआ? एक बार इतना बता दो। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो एक बार शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं। आगे चलते हैं भैया। आगे हम लोग जानेंगे किसके बारे में? आगे जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पूर्णांक संख्या के बारे में। और शांति पूर्वक अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। हमने अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि समय हो रहा है 1, है ना। समय कितना हो रहा है? 1 बज रहा है ना। तो इसलिए आप लोग शांति पूर्वक पढ़ लीजिए, बातें कोई नहीं करेगा, है ना। अगर आप बातें करेंगे तो फिर मजा ना आएगा, तो इसलिए बातें मत करिए। आज भी आपको रिकॉर्डेड क्लास पढ़नी है और कल भी आपको रिकॉर्डेड ही पढ़नी है, तो इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास, आज के लिए भी और कल के लिए भी। क्योंकि समस्या ये है, हमको जाना है दीदी के घर। दीदी के घर फंक्शन है कल, और हम उनके घर पे जब से शादी हुई है 14 दिसंबर से पूरी साल हो गया है हम नहीं गए हैं। और उन सभी लोगों की हमसे रिक्वेस्ट है कि घर पे आइए। अब आप बताओ, जाना तो चाहिए ना। 1 साल से ना गए, घर वाले सारे लोग 2-3 बार जा चुके हैं, हम एक भी बार ना गए, है ना। पूरा 1 साल नेट हो गया, मतलब हमको उनके घर पे जाए 1 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 15-16 महीने हो गए होंगे। जब शादी तय हुई थी सबसे पहले हम गए थे, और इसके बाद में फिर गए, इसके बाद में फिर गए, तो तिलक में गए। तिलक से नहीं गए उनके घर पे, लगभग 12 महीने हो गए तिलक से। 12 महीने से उनके घर पे हम ना गए। अब उनके घर पे कल फंक्शन है, भागवत हुई थी, अब मामा नहीं बन गए थे, तो लगभग 1 साल पूरा हो गया, तो हम गए ना, है ना। तो मामा बनने की खुशी में तो कल हमको जाना है, तो इसलिए अभी रिकॉर्डेड कर रहे हैं। अभी हम निकल जाएंगे 1 बजे, अभी निकलना है। अभी सॉरी 1 बजे हम बता रहे हैं, अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। लेकिन क्लासें आपकी सारी लेंगे, ये आप समझ लीजिए। शाम को भी क्लास लेंगे, रात में भी क्लास लेंगे, जब जब वक्त जहां जहां जैसे मिल पाएगा वैसे क्लास होगी आपकी। क्योंकि हमारे पास यहाँ बाइक है, हम बाइक लेके आए थे अब की बार में, घर से बाइक से ही आए थे यहाँ तक, और अब बाइक से ही निकलेंगे। तो इसीलिए अभी जस्ट ये रिकॉर्ड करके तुरंत यहाँ से निकलेंगे। 3-4 घंटे में अब रास्ते से हाईवे से घर पहुंचेंगे, है ना। और घर पहुंचने के बाद में फिर क्या करेंगे, वहां से बोरी वस्त्रा बांधेंगे, फिर वहां से 4 व्हीलर से दीदी के यहाँ निकलेंगे, और फिर क्लासें लेंगे। आपकी क्लासें तो सारी लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन और क्लासें ऑफलाइन, सॉरी ये गणित क्लास रिकॉर्डेड, बाद बाकी क्लासें ऑनलाइन भी ले लेंगे, क्योंकि फोन से ही ये क्लास नहीं हो सकती थी ना फोन से, इसलिए। तो पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या क्या है सभी लोग देखेंगे भाई। पूर्णांक संख्या को जानेंगे। पूर्णांक संख्या जैसे माइनस में आती है, जैसे पहले डट इनफाइनाइट से आती है, -2, -1, 0, फिर प्लस में जाती है 1, 2 इनफाइनाइट तक। ये आपकी पूर्णांक संख्या होती है। जो माइनस में आए 2, -1, 0, 1, 2 डट इनफाइनाइट तक। आप कहेंगे सर इतनी क्यों लिखी, तो थोड़ी और लिख देते हैं, एक और बढ़ा लो, -3,
यहाँ पर 3 और बढ़ा दो, ठीक है। अब एक एक संख्या और बढ़ा दी, कोई दिक्कत? थोड़ा सही से बना दें, है ना। अच्छा नहीं दिख रहा अभी ये फंक्शन, थोड़ा अच्छा सा डिजाइन करते हैं। इनफाइनिट से आती है डॉट डॉट 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 5 इनफाइनिट। अब सही समझ में आ रहा है ना। माइनस में इनफाइनिट से आती है 0, इनफाइनिट तक चली जाती है, प्लस में वो होती है पूर्णांक संख्या। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत है। अब बात आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक क्या होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप होते हैं। किसका? परिमेय का और प्लस अपरिमेय का। जो परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप होते हैं वो क्या होती है सर? वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय का वास्तविक रूप होते हैं, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? परिमेय और अपरिमेय का वास्तविक रूप है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 1/5 लिख दो, फिर अंडर रूट में 3 लिख दो, अंडर रूट में 4 भी लिख दो, अंडर रूट में 6 भी लिख दो, अंडर रूट में 8 भी लिख लो, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप होगा। इसके बाद में अगर हम काल्पनिक रेखाओं की संख्याओं की बात करते हैं, काल्पनिक या इसको अवास्तविक भी बोलते हैं, अवास्तविक संख्या, काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। मतलब अब नाम से ही आप समझ रहे होंगे, काल्पनिक मतलब जिनकी कल्पना ही की जा सके। काल्पनिक मतलब क्या होता है? जिनकी सिर्फ कल्पना मात्र ही की जा सके, वो आपकी क्या होती है? काल्पनिक संख्या, है ना। जिनकी आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो जिनकी सिर्फ आप कल्पना मात्र कर सकते हैं वो आपकी क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो अब आप यहां से समझिए, जब काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं तो आप यहां से समझ लेंगे काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? काल्पनिक या अवास्तविक संख्या में जैसे आपका सर हो जाएगा क्या? जैसे आपका हो गया सर माइनस का 39, जैसे सर आपका हो गया माइनस का 19, जैसे सर आपका हो जाए माइनस का 15, जैसे सर आपका हो जाए माइनस का 8, जैसे सर हो जाए माइनस का 7। अब बताओ, इन संख्याओं की मात्र आप कल्पना ही तो कर सकते हो, इससे ज्यादा और आप क्या कर सकते हो? बताओ, मात्र आप एक कल्पना कर सकते हो, इससे ज्यादा आप इसके लिए क्या कर सकते हो? आप बताओ, एक कल्पना ही कर सकते हो, है ना। तो इतनी सारी चीजें जो हमने आपको बताई, पहले तो आप लोग ये बताएंगे समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद एक चीज आप ये बताओ, अब आपको बताते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। आपसे पूछा जाएगा अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती क्या होता है और पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती, अगर हम आपसे कह दें 2 का अनुवर्ती आपसे पूछ लें तो आप 2 का अनुवर्ती क्या बताएंगे? 3 बताएंगे ना। बताओ। अच्छा, अगर हम यहाँ पर 5 का अनुवर्ती पूछ लें तो आप 6 बताएंगे ना। बात समझ में आई या नहीं है? अगर हम आपसे 7 का अनुवर्ती पूछ लें तो आप 8 बताएंगे ना। अब आपसे सभी को अनु मतलब आगे कर दो, पूर्ववर्ती, अगर हम 3 का पूर्ववर्ती पूछ लें तो आप 2 बताएंगे ना। अगर हम 10 का पूर्ववर्ती पूछ लें तो आप 9 बताएंगे ना। अगर हम 18 का पूर्ववर्ती पूछ लें तो आप 17 बताएंगे ना। तो आप बात समझ में आ गई होगी। अनुवर्ती मतलब आगे बढ़ जाओ, पूर्ववर्ती मतलब पीछे आ जाओ, ठीक है। सभी को इतनी बात क्लियर? अनुवर्ती मतलब आगे बढ़ जाओ, पूर्ववर्ती मतलब पीछे बढ़ जाओ। और हम देखते हैं और आपके इसमें कौन कौन सी संख्याओं का वर्णन है। और देख लेते हैं अगर और कोई हो। और पता है आपके सीटेट में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो भाई, इतना ही है। अब आगे चलते हैं, जैसे क्वेश्चन होंगे वैसी बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग कहाँ पे आते हैं? अपने यूनिट पे आते हैं। यूनिट 4 हम लोग पढ़ने वाले थे ना, प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं की अवधारणा को। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस पे हम आते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न पे आते हैं। परिभाषित कीजिए
पूर्णांक संख्याएं क्या है, परमेय संख्याएं क्या है। तो हमने पूर्णांक भी बता दिया और परमेय भी बता दिया। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप संख्याएं लिख देंगे। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अनंत से निगेटिव आती है, यानी नकारात्मक अवस्था में आती है, और शून्य से अनंत तक सकारात्मक अवस्था में जाती है, धनात्मक अवस्था में जाती है, उनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख देना उदाहरण जो हमने आपको बताया। क्लियर है भाई, पीछे बता के है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं, पूर्ण संख्याएं भी बता के है ना, आप लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या क्या है, सब कुछ आपको बता के है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए नंबर एक है। अब आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक है। अब आप सभी को पता है एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, पीछे बता के है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, यही ऑप्शन सही है। क्लियर है सभी को। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप सुनते जाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है शून्य केवल है एक। अब आप बताओ शून्य आपका किस में आया था, पूर्णांक है, अपूर्णांक है, परमेय या फिर अपरमेय। ना तो शून्य परमेय में आया था, ना तो शून्य अपरमेय में आया था, ना तो शून्य अपूर्णांक में आया था। शून्य काय में आया था, पूर्णांक में। जब आपने पूर्णांक संख्या लिखी थी माइनस से आए थे और प्लस तक गए थे, बीच में आपने शून्य लिखा था या नहीं लिखा था, एक बार कोई बताएगा। बीच में आपने शून्य लिखा था या नहीं लिखा था, बताओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, बताइए जरा। सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। ऑप्शन -1, दूसरा 1, तीसरा आपका 0 और चौथा आपका -0। तो आपको सबसे छोटा पूर्णांक बताना है, क्या हो जाएगा जो यहाँ पर सबसे छोटा पूर्णांक। अब आप बताओ, जो संख्या प्लस में है वो तो छोटी होंगी नहीं, उनको तो हटा ही दो। दूसरी चीज, एक आपका 1 है, एक आपका 0 है, तो आपको सबसे छोटा क्या लग रहा है, 0 ही लग रहा होगा, -0। तो आंसर हो जाएगा -0। अगला है क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना होगा। अब भैया क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपको -1 है, दूसरा ऑप्शन आपको 1 है, तीसरा ऑप्शन आपको 0 है, चौथा ऑप्शन आपको -0। अब आपसे पूछा जा रहा है क्रमागत दो पूर्णांकों का, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर। तो भैया बता दीजिए, अगर क्रमागत दो पूर्णांक दिए गए हैं, मान लो जैसे 2 दे दिया जाए, 3 दे दिया, 1 दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, क्रमागत दे दिया जाए, तो भैया अंतर कितना आएगा, बताओ जरा। अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन सर जी दिया गया है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर प्राप्त होगा। किसी पूर्ण संख्या में शून्य अगर घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। भैया ये बताओ, कोई भी संख्या हो, अगर आप उससे शून्य घटाएंगे तो क्या रहता है। जैसे 5 से हमने शून्य घटा दिया, 5 से हमने शून्य घटा दिया, तो आप कहेंगे सर 5 ही बचा। ऑप्शन सुनो, 0 बचेगा, 1 बचेगा, तो वही संख्या रहेगी, या फिर ऋणात्मक वही संख्या। तो भैया अगर किसी संख्या से घटा रहे हो, ऐसा था नहीं 0 से घटा रहे हो तो माइनस बचता, तो वही संख्या रहेगी। प्राकृतिक संख्या है 5 है, 2/3 है, -5/6 है, √3। अब बताओ प्राकृतिक संख्या कौन सी है। भैया 2/3 तो हमने प्राकृतिक संख्या जब लिखाई थी कौन सी थी, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। तो भैया बताओ कौन सी प्राकृतिक संख्या है, 5 है। ये तो प्राकृतिक संख्या है, ये तो परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ऐसे ही तो है। तो आप बताओ, आपके समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन है ऋण पूर्णांक है, -3/5, -5, 0, -√7। अब बताओ ऋण पूर्णांक आपको दिख रहा होगा, जब हमने पूर्णांक संख्याएं लिखाई थी, तो आप बताइए भैया ऋण पूर्णांक इसमें से आपने कौन सा लिखा था, जरा बता दीजिए भैया सभी लोग बताओ। तो आप बताओ, जो हमने लिखाया था इनफाइनिट से -5, -4, -2, 3, -2 ऐसे लिखाया था, 0 फिर 1, 2, 3 ऐसे लिखाया था। तो इसी के आगे होगा -6, इसी के आगे होगा -7, इस प्रकार से होंगे। आप बताओ -5 ये आ रहा है, अब ये रूट तो इसमें आएंगे नहीं, ये कुछ नहीं आएगा। अब ऋण पूर्णांक पूछा जा रहा तो ऋण ये हो जाएगा, धन तो पूछा नहीं जा रहा था। बात समझ में आ गई। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परमेय संख्या -4/9 से छोटी परमेय संख्या क्या होगी। -4/9 से छोटी संख्या क्या होगी।
यहाँ पर दिया गया -1/9 हो जाएगी, 0.2/9 हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी, -7/9 हो जाएगी। अब देखो सीधी सी एक चीज दिख रही है, ये तो धन की है, धन वाली तो छोटी होगी नहीं, धन वाले तो सारे बड़े होंगे, तो इसको हटा दो, ये भी हटा दो। दूसरी चीज, जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर छोटा होगा, जिसका वैल्यू कम आएगा वो छोटा नहीं होता है, वो क्या होता है, जिसका वैल्यू बड़ा आ जाए। बात समझना, जैसे एक तरफ हम लिख दें यहाँ पर 10, 10 से देखना, आपको एक चीज दिखाते हैं, 10 से हम कह दें -5 घटाओ और हम कह दें -3 घटाओ। अगर हम -5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब बात आप ये बताओ बड़ा कौन सा होगा, समझो आप बड़ा किस वैल्यू को मानेंगे, समझना। तो आपने बड़ा किस वैल्यू को यहाँ पे माना, जब आपने 5 को घटाया तो -5 को घटाया तो कितना बचा, माइनस में उल्टा चलता है, प्लस में कैसा चलता है, सीधा चलता है। तो यहाँ पर आप बात को समझना, आपका आंसर कितना आ जाएगा फिर, सभी लोग बताइए। अब 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, सभी लोग बताओ किसको आप इसमें छोटा मानेंगे, बताएगा कोई? अभी बात समझ में नहीं आई, एक बार फिर समझ लो। जैसे हम कहना ये चाहते हैं, अगर हम इसमें 9 का भाग लगाएंगे तो कम वैल्यू आएगी, कैसी आएगी, वैल्यू कम आएगी। भैया बताओ, 1 में भाग लगेगा कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे हर अंश बड़ा है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी। अब हमने भी आपको यहाँ पर दिखाया, जब हमने बड़ा मान घटाया तो हमारी वैल्यू कैसी आ गई, कम आ गई। जब हमने छोटा मान घटाया तो वैल्यू कैसी आ गई, ज्यादा आ गई। तो जब हम इसकी वैल्यू जब 9 का भाग लगाएंगे कैसी आएगी, ज्यादा। जब इसको हम घटाएंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, कम। तो आपसे पूछा क्या गया, छोटा, तो हमको वैल्यू कैसी चाहिए, कम। कम वैल्यू चाहिए तो आंसर क्या रहेगा, 7/9। अब तो बात समझ में आ गई होगी, अभी भी ना समझ आई तो कभी ना समझ आएगी। चलो भैया, 21 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। अगला एक इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तो सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं। बताओ कितनी है, 2। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है ना, तो सभी को पता है। 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है, सभी को पता है, अनंत होंगी, है ना। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालेंगे तो अनंत आएंगी। अगला है, निम्नांकित कथनों में सत्य कथन बताना है। बहुत बड़ा इसके ऑप्शन है, लेकिन आप लोग बता देंगे। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। जो धनात्मक पूर्णांक होता है अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, सबसे पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये हो गया। तीसरा ऑप्शन है, शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये हो गया। चौथा दिया गया, चौथा यहाँ पर ये लिखा है -17 है, -5 है। तो देखो -5 वैसे भी छोटा है, ये बड़ा है, ये भी सही है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, बताओ भैया, इसमें से सत्य कथन छांटना था, तो ये गलत लिखा है। और इसके बाद में शून्य पूर्णांक नहीं है, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी गलत लिखा है। इसके बाद एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये भी गलत लिखा है। सिर्फ आंसर एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये सही लिखा है, क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि वो माइनस में आएगा। धनात्मक संख्या वैसे भी बड़ी होती, तो सत्य क्या हो जाएगा, ए। ये गलत क्यों लिखा था, क्योंकि अभी हम आपको सिखा के क्या आए थे, माइनस में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो भैया जब ये बड़ा है तो ये छोटा हुआ ना, तो हम किस तरफ करेंगे, इसकी तरफ। क्योंकि अगर हम 20 ले लें, 20 से 17 घटा दें तो हमारा कितना बचेगा, 3। और 20 से अगर 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 15। तो बड़ा कौन सा है, 15 वाला, यानी 15 वाला कौन सा वैल्यू, 5 वाला। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था ना, इस प्रकार से, लेकिन लिखा कैसे है, इस प्रकार से। तो ये वाला गलत हुआ ना। बात समझ में आई सभी के, तो ए वाला आंसर सही था। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अगर आपके पास किताब नहीं है फिर भी आपको समझ में बातें तो आ ही रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि बातें समझ में ना आ रही हों, सभी के बातें समझ में आ रही होंगी, जो सभी लोग समझदार हैं। अगला क्वेश्चन है 21 की अनुवर्ती संख्या। 21 की अनुवर्ती संख्या आपसे ये पूछा जा रहा है। अनुवर्ती संख्या आपसे ये पूछा जा रहा है। अनुवर्ती संख्या आपसे ये पूछा जा रहा है। अब अभी हमने बताया था अनुवर्ती क्या होता है और पूर्ववर्ती क्या होता है, सभी को ये क्वेश्चन हम बता के आए।
अब देखो 21 लिखा, इसकी अनुवर्ती कितनी होगी 22 होगी, फिर इसकी अनुवर्ती कितनी होगी 23 होगी, तो 21 की अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर लिख दें 28 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 28 में एक कम करो 27, फिर 28 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी 26। सभी के बात समझ में आई। आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, है ना, तो आप कर देंगे। चलो भाई अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है, एक आपका 2 दिया गया है, एक √2 दिया गया है, एक आपका 3.5, एक आपका 0। तो प्राकृतिक संख्या बतानी है। प्राकृतिक संख्या सिर्फ क्या है 2। पूर्ण प्राकृतिक में जब जोड़ देते हैं 0 तब पूर्ण प्राकृतिक हो जाता है, और तो कोई है नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे होती हैं अनंत तक। ठीक है, तो आपकी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई 2 हो गई। अगला है आपका 16 है, निम्नलिखित में से परमेय संख्या नहीं है। जो आपसे कह रहा है परमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहा है। देखो जो परमेय संख्या नहीं है 22/7 है, पाई है, इसके बाद में 0.69 है, इसके बाद में 5/√16 है। तो भैया जो परमेय संख्या नहीं है, अब आप ये बताओ 22/7 होती है, इसको दशमलव हटा देंगे परमेय संख्या है, 16 का रूट हट जाएगा क्योंकि पूर्ण वर्ग है 4 चौके 16, 5/4 हो जाएगा, परमेय संख्या है। पाई आपकी क्या होती है अपरमेय संख्या, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा पाई अकेला हो जाएगा। पाई आपकी क्या है अपरमेय संख्या है, यह परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, एक परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन है एक परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं, तो आपको बताना है कितनी। तो सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, एक परमेय संख्या के समतुल्य अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, आपको अनंत कर देना है। बीच पूछ दिया जाए तब भी अनंत करेंगे, और समतुल्य पूछ दिया जाए तब भी आप क्या करेंगे अनंत ही करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, परमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप पूछा गया है। -16/80 का सरलतम रूप आपको करना है, तो सभी लोग 16/80 का सरलतम रूप कर दीजिए। जिसको भी आता है वो लोग कर देंगे। -16/80 का सरलतम रूप क्या होगा बताइए भाई, माइनस के 16/80 का सरलतम रूप क्या होगा। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, 16 एकम 16, 16 × 80, माइनस का 1/, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, माइनस का 1/, कितना हो गया 5 हो गया। इतना सिंपल सा फंडा था, आराम से आंसर आ गया। बताओ भाई अगर किसी का भी गलत हुआ हो तो वो हमको बताए सर हमारा गलत हो गया, है ना। किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। ठीक है, चलो भाई अगले पे चलते हैं। अगला दिया गया, परमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप होगा। 40/-25 का सरलतम रूप क्या होगा बता दो भाई। 40/-25, तो आप इसको भी काट दो, 55 25 5 40, 8/-5 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला दिया गया है, परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है, तो ये तो आप लगा ही देंगे 3/5 से बड़ी कौन सी होगी। ऑप्शन देख लो भाई, 4/10 होगी, -4/10 ये तो कभी ना होगी, 6/10 होगी या 7/10 होगी। किससे निकालनी है आपको बताना है, 3/5 से बड़ी परमेय संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो भैया 3/5 से बड़ी निकालनी है, जो 3/5 से बड़ी है। तो देखो 3/5 से बड़ी, अब एक तो 4/10 है ना, 3/5। अगर हम 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो कई बार जाएगा, लगभग 5 छक्का 30, इतनी बार चला जाएगा। अगर हम इसमें लगाएंगे तो 10 चौक 40, लगभग 4 बार जाएगा। 10 छंगा 60, लगभग 6 बार जाएगा। तो ये भी दोनों होंगी नहीं, क्योंकि 0.6 तो उसका आई ये कम हो गई, माइनस वाली तो होगी नहीं। बची कितनी है 10 7 70, ये 0.7 बड़ी कौन सी हो गई, ये हो गई, इससे बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, भाग लगा के चेक कर लेंगे। अगला है, परमेय संख्या 4/9 से छोटी संख्या। अब आपको पता ही हो गया, भाग लगा के चेक करना है, जिसका वैल्यू बड़ा छोटा हो उससे, जिससे पूछा गया है 4/9 से पूछा गया है, तो 4/9 लिखेंगे, 9 4 36 होगा,
9 4 36, 4 फिर 9 4 36, ऐसा। अब जो वैल्यू इससे छोटी होगी वही आंसर होगा। इसके बाद 0/5 से बड़ी परमेय संख्या 21 नंबर। निम्नांकित में कौन सी परमेय संख्या नहीं है? पाई नहीं होगा। -1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त होंगी? -1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त होंगी? अनंत हो जाएंगी। सभी को पता ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका यूनिट कौन सा था? 4 यूनिट था। तो सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए यूनिट 4 सभी के समझ में आया या नहीं आया? और अगर समझ में आया है तो सारे लोग क्या कर देंगे? सारे लोग कमेंट ठोक देंगे, है ना। अगर सभी के समझ में आ गया है तो सभी लोग एक बार कमेंट ठोक देंगे कि हमारे समझ में आया। फिर इसके बाद में हम लोग आगे अभी जाएंगे नहीं, आगे अभी थोड़ी चीजें और पढ़ेंगे, है ना। जाएगा कोई नहीं, थोड़ी चीजों को भी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार कमेंट ठोकिए। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि किस किस के समझ में है। और भाई सभी के हमें लाइक मिलने चाहिए, कम से कम जितने लोगों ने देखा है उसके हमें लाइक तो पता चलने ही चाहिए कि हाँ भाई सभी ने देखी क्लास को अच्छे से। सभी लोग अपने अपने, हम सबके नाम देखेंगे कौन कौन बच्चा क्लास में आया हुआ था। एक सेकंड रुक जाओ, हम सभी के नाम देखेंगे कि कौन कौन बच्चा क्लास में आया था, क्योंकि इस वाली क्लास में तो नाम भी दिखेंगे ना बाद में। कमेंट जिसने किया होगा वो बच्चा क्लास में समझ लो आया, और जिसका नाम ना दिखा समझ लो वो बच्चा क्लास में नहीं आया। तो हमको नाम दिखने चाहिए भाई क्लास में। अब आपको क्वेश्चन कराएंगे आपकी किताब से ही, लेकिन बीच बीच से 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। 1-2 क्वेश्चन बीच बीच से करेंगे, लेकिन करेंगे आपसे आपकी किताब से ही। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है, वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। तो उसका आपको क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। चलिए भाई बता दीजिए, क्षेत्रफल आपको बताना है। ये कौन सी यूनिट का प्रश्न है आपको वो भी बता देते हैं हम, जो यूनिट का प्रश्न है ना। अभी आप किस यूनिट को पढ़ रहे थे? 4 को। ये 11 यूनिट का प्रश्न है। कौन सा यूनिट का? यूनिट 11 का, है ना। यूनिट 11 का प्रश्न है। तो सभी लोग बताइए, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना, तो उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल आप कैसे बताएंगे? सारे लोग बता देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? सभी लोग एक बार बता दीजिए। जितना भी वृत्त का क्षेत्रफल हो सारे लोग वृत्त का क्षेत्रफल बता देंगे। देखो भाई अगर आपको फार्मूला ना पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अगर जिसको फार्मूला नहीं पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई? 14। तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 गुणे कितना हो जाएगा? 14। 14 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौकू 56 की 6 यहां से लगा 5, 14 चौकू 56 और 5 61, 616 r² आपका दिया गया। तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। बताइए भैया किसी को कोई दिक्कत हो बता दीजिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल? देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 36 पाई। ठीक है, आपको उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। सभी लोग त्रिज्या ज्ञात कर दो। सभी लोग क्या करेंगे? त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए। आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, सारे लोग उसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। देखते हैं कौन कौन उसकी त्रिज्या सही ज्ञात कर देता है। तो करिए भाई त्रिज्या ज्ञात, एक बार देखते हैं कौन कौन करता है सही ज्ञात। कर दीजिए भाई।
देखो अब यहाँ फार्मूला तो वही लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना। फार्मूला तो यही लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 36 पाई दिया गया है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है ना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अब ये दिया काय में गया था, वर्ग मीटर में था, ये वर्ग मीटर में था, तो ये काय में आ जाएगी, त्रिज्या मीटर में आपकी आ जाएगी। ठीक है, काय में आ जाएगी, मीटर में आपकी त्रिज्या आ जाएगी। बताओ भाई अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो, त्रिज्या काय में आ गई दोस्त, मीटर में आपकी त्रिज्या आ गई। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात करो। एक वृत्ताकार मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, 154 वर्ग मीटर है। उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सभी लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, कितना रहने वाला है क्षेत्रफल, सारे लोग ज्ञात कर देंगे। एक वृत्ताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उस मैदान का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सभी लोग उस मैदान का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, गलत लिख गया सवाल। उस मैदान का व्यास ज्ञात करना है। व्यास क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। सभी लोग ज्ञात करिए व्यास, तब तक हम जल पी लेते हैं थोड़ा, है ना। सभी लोग ज्ञात कर दो तब तक। सभी लोग पी लेंगे तब तक हम बता रहे सभी लोग पी लेंगे। हमने पानी पी लिया, सभी लोग ज्ञात करेंगे। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला यहां भी लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल आपको दिया गया है 154 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर। 22 से काट दो, 22 20 सत्ते 140 2 सत्ते 14, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, तो अब 7 सत्ते 49 होगा। आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 49। आर बराबर कितना आएगा, 7 सत्ते 49, 7 आ गया। अब देखो व्यास इक्वल टू क्या होता है, व्यास इक्वल टू होता है 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है फार्मूला, 2 गुणे त्रिज्या, ये फार्मूला होता है। तो व्यास ही ज्ञात करना है। तो व्यास बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7, तो आपका कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 14 मीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी। बताओ भैया अगर किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक, त्रिज्या कितनी आ जाएगी भैया, 14 मीटर त्रिज्या आ जाएगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो हमको बताएगी सर जी हमका यह प्रॉब्लम है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दे भाई कि सर जी हमारा यह प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। बताओ भाई। और एक बार लाइक और शेयर ना रुकने चाहिए, आपके लिए इतनी मेहनत जो की जाती है तो फिर उसमें लाइक और शेयर रुकने की कोई वो नहीं है। अगला, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 10 सेंटीमीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास, एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
बताओ भैया, आपको व्यास दिया गया है मैदान का और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सभी लोग ज्ञात कर दो, क्षेत्रफल देखते हैं कौन कितना निकालता है क्षेत्रफल, ये जानना है। निकालो भैया क्षेत्रफल, किसमें कितना है दम, कौन बनता है आज की क्लास का सिकंदर। तो भैया आंसर कितना आएगा देखो हम बताते हैं। अब आपको d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो r बराबर निकालेंगे d बट्टे 2 होता है, तो भैया 10 बट्टे 2 हो जाएगा। कितना आएगा 2 पंचे 10, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी 5 आ गई। अब आपको मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, यानी मैदान का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। वृत्ताकार मैदान है, आपको मैदान का निकालना है क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला तो वही लगेगा वृत्त वाला, पाई आर स्क्वायर। 22 बट्टे 7 हो गया। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, आर बराबर 5 है, तो भैया आर स्क्वायर है 5 गुणे 5। अब देखो 22 पंचे 110 हो जाएगा, 110 गुणे 5 बट्टे 7, 11 पाँचे 55 यानी 550 बट्टे 7। 7 का भाग लगाएंगे, 7 अट्ठे 56 होता है, 7 सत्ते 49, 1 50 6 बचा 7 60 हुआ, 7 अट्ठे 56, 4 बचा 40 हुआ, 7 पंचे 35, 5 बचा 50 हुआ, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, लगभग इतना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दीजिए। सभी लोग बताइए, अगर किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो एक बार बता दीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, 2464 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात करो। अब ये सारे सवाल हम लोग लगा चुके हैं, जब हम मन से कराते थे, कहीं 28 त्रिज्या मानकर, कहीं 14 त्रिज्या मानकर, कहीं 7 त्रिज्या मानकर, कहीं 56 त्रिज्या मानकर, कहीं 42 त्रिज्या मानकर, ये सारे आंसर आ चुके हमको पता और आप भी जानते होंगे। तब आप लोग कहते थे सर किताब से पढ़ाओ, है ना। तो हम ये सारे सवाल लगा चुके हैं और ये बात आप भी जानते हो, आप नकार बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन अब हम आपकी किताब से भी पढ़ा दे रहे हैं, कोई बात नहीं है भाई। तो उसकी परिधि ज्ञात करो, परिधि ज्ञात कर लो, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, है ना। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन छूटेगा एक भी नहीं। ऊपर नीचे का मतलब ये होता है मेरा जो मन होता है वो हम लिख देते हैं, लेकिन छूटेगा एक भी सवाल नहीं। आपके 8 सवाल हैं और तब से हमने व्रत वाले कितने लिख दिए होंगे, 6-7 लिख भी दिए होंगे ना। हाँ, तो 8 सवाल हैं टोटली, 1 से लेकर 8 तक, जिसमें 1 2 3 के बाद में 4 5 लिख दिया, यानी 3 बचे हैं, है ना। सारे करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। बताइए भाई, अब देखो यहाँ पर भी फार्मूला तो वही लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल दिया गया है 2464 इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2464 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो 2464 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 होती है, इंटू आर स्क्वायर है भैया। तो अब इससे कट करेंगे 22 से, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 24 26, 11 दूनी 22, 2 चौक 44, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 का इधर गुणा करेंगे, यानी आर स्क्वायर बराबर 112 गुणे 7। तो कितना आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 8, 7 एकम 7, 784। 28 का वर्ग होता है 784। आर इक्वल टू कितना आ गया, 28। आपसे पूछा कितना जा रहा है, उसकी परिधि पूछी जा रही है। परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर।
यानी कि 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 28। ठीक है, अब आप 28 को काट सकते हो, 7 चौके 28 काटा, 22 दूनी 44, 44 दूना कितना आ जाएगा 88, कितना आ गया 88 मीटर है कि सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर उसकी परिधि आ गई। परिधि क्या होती है, जैसे ये वृत्त है, वृत्त की ये बाहरी सीमा, जो जितना बाहरी सीमा हो उसको नाप ले, वही परिधि होती है ना। तो बताइए अब किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो? अब आगे का भंडारा आप कल करेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये वृत्त के थे। इसके बाद में आपके अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, आगे भी दिए गए हैं, 16-18 क्वेश्चन आगे दिए गए इसमें, है ना। इसके बाद शायद और भी प्रश्न होंगे 18 के अलावा भी, इनके अलावा भी 8 के अलावा भी होंगे, है ना। इसमें तो बहुत प्रश्न है, तो ये तो 2-3 दिन का मैटर है, चलेगा ही, तो सारे कराएंगे। तो आप सबसे पहले तो बताओ आज की क्लास कैसी लगी, जो आपने यूनिट 11 के क्वेश्चन पढ़े, यूनिट 4 के क्वेश्चन पढ़े, तो हमें बता दो कि आज की क्लास आपको, भले हमने लाइव नहीं ले पाई, लेकिन क्लास समझ में भी आई होगी और मजा भी आया होगा, अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना, जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं, जितने भी दोस्त आपके हैं सभी को शेयर किया करो, अपने सभी दोस्तों को ग्रुपों में शेयर किया करो, सभी को बताया करो कि भाई चलो क्लास डेली चलती है ना। अब जैसे आप दीदी के यहाँ जाना था, वो भी जरूरी है भैया, जैसे आप लोग तो जाते ही होंगे, हम तो पूरी साल नहीं जाते कहीं, है ना, कहीं नहीं घूम पाते हैं। घर पर भी अगर जाते हैं तो शाम को जाना होगा, दीपावली को जरूर 5-6 दिन रुक लिए, नहीं तो इतना तो मात्र तक घर पे ना रुके 3 साल से। 1 दिन मात्र शाम को जाते हैं, सुबह वापस अपनी हवेली पे आते हैं ना। इतना पहली बार हुआ कि रुके। और फिर दूसरी बात ये होती, दीपावली ऐसा त्योहार है कि जिस त्योहार पे 3 दिन तो मिनिमम हो जाता है, और उसके बाद ग्रहण की वजह से तो वो त्योहार 4 दिन का हो गया, तो 4 दिन तो वैसे भी त्योहार ऑलरेडी होता है ना। अब हम घर से दूर रहते हैं, जो लोग घर में ही अपना सिस्टम सेटअप लगाए हैं उनकी बात अलग है, या जिनकी फैमिली साथ रहती है तो उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। हम घर से दूर रहते हैं तो हमें तो त्योहार घर पे ही करना होता है। चलिए भाई ठीक है, क्लासें आपकी और सारी होगी, आप टेंशन न लीजिए। हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।